everyone, my name is Simi Gautam. Welcome to KP classes. In today's video, I will be discussing the syllabus of political science which will be coming in your CUT 2025. Moreover, मैं आपको एक चैप्टर भी पढ़ाना चाहूंगी जिससे you will be get to know about the teaching method of CUT faculties. साथ के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी KP classes offer classes for all of the three stream arts, कॉमर्स एंड साइंस. हम आर्ट्स कॉमर्स साइंस की सारी ही स्ट्रीम्स के लिए बोर्ड्स की भी क्लासेस कराते हैं, प्लस बेटा जी हमारा CUT का भी बैच चलता है जिसके एडमिशंस ओपन हो चुके हैं. यू कैन एनरोल विद अस इन द और हमारे कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. जिसे आपको मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ, ऐसे जितनी भी आपको वीडियोस देखनी है उसके सारे डेमोज के लिंक हमारे यूट्यूब के सारे की वीडियो में. तब अगर आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यू विल गेट टू हैव ऑल ऑफ द वीडियोस के लिंक, प्लस हमारे कोर्स का लिंक भी नीचे है. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बेटा ये आप देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है. पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में अगर ब्रॉडली बात करूं क्या आता है आपकी, जो आपको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस की दो बुक्स हैं, दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इंडियन पॉलिटिक्स. तो दोनों बुक के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं. तो जैसे आप देख सकते हैं ये पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट एरा, वन पार्टी डोमिनेंस, नेशन बिल्डिंग इन प्रॉब्लम, Politics of Planned Development, third chapter, India's External Relation, fourth chapter, fifth chapter, Challenges to Restoration of Congress System, Crisis of the Commission and Order, Region Aspiration and Conflicts, Rise of a New National Movement, Social Movements, Democratic Upsurge and Coalition Politics, Recent Issues and Challenges. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब काफी बच्चों का डाउट ये होता है मैम जो हमारे बोर्ड्स में जो पोर्शन डिडक्ट हो गया था क्या वो भी आएगा? यस बेटा, दैट पोर्शन विल आल्सो बी कमिंग इन CUT 2025. एवरी चीज, एवरीथिंग विल बी देयर. राइट, अब अगर मैं बात करूं इसका तो आप देख सकते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का. ठीक है, तो कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द कोलैप्स ऑफ द बाइपोलैरिटी, यूएस डोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, alternative centers of power, South Asian post-Cold War era, international organization in unipolar world, security in contemporary world, environment and national resources, globalization as critics. देखो मैं आपको यही बताना चाहूंगी, साथ साथ में एक और डाउट क्लियर करना चाहूंगी. देयर इज अ चेंज इन द नेम. राइट, कुछ चेंजेस हो रखे हैं नेम को लेकर भी, तो डू नॉट वरी गाइस, जो आपकी बुक है वो पूरी आ रही है. ठीक है, कभी जैसे आपने किसी सारी चीजें देखी, जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिपोलर वर्ल्ड, आपकी बुक में सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है. तो डू नॉट वरी अबाउट द चेंजेस इन द नेम, आपके दोनों बुक का सब सारा पार्ट आ रहा है, बस याद रखिएगा. राइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली चैप्टर से हमारा. तो बेटा आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है चैलेंजेस टू द नेशन बिल्डिंग. राइट, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर बुक, दैट इज पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस. तो आज हम करने वाले हैं बेटा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. रिमेंबर इस वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हुआ क्या था. देखो पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंस और पार्टीशन वॉज इंडिपेंडेंस जो चला आ रहा था कब से मुद्दा, बहुत टाइम से कि इंडिया को इंडिपेंडेंट लेना है, बट पार्टीशन वॉज अ वेरी सडन एंड इमीडिएट डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और आई वुड से इंटरिम गवर्नमेंट. राइट, अब होता क्या है, जब हमारी इंडिपेंडेंस होती है शार्प 12 बजे एट द मिडनाइट, जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर, और आई वुड से द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू गिवन द स्पीच कॉल्ड एज ट्रस्ट विद डेस्टिनी. आप देख सकते हो ट्रस्ट विद डेस्टिनी को जवाहरलाल नेहरू ने, फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं. यस, सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ independent India, Jawaharlal Nehru, has given the very first speech at the Red Fort called Trust with Destiny. एक क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है, कहां पे दी थी? रेड फोर्ट पे दी थी. दूसरा क्वेश्चन बेटा जी ये बनता है कि दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया बेटा, अब होता क्या है. देखो यहाँ पे साफ साफ जगह पे लिखा है कि अगर आप पढ़ेंगे तो डिसीजन of independence and partition was a very sudden and immediate decision, जो मैंने आपको पहले बता दिया. अब होता क्या है, इस टाइम पे 1947 के टाइम पे बहुत ज्यादा अबडक्शन, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, बहुत ज्यादा वायलेंस भी था. तो सबसे पहले इस पन्ने से हमारा एक क्वेश्चन कवर होता है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. सेकेंड हो गया कहाँ पे दी थी स्पीच? रेड फोर्ट पे दी थी. किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी. क्या नाम था? ट्रस्ट विद डेस्टिनी. अब एक अगर आप गौर से देखेंगे ना बेटा तो इसको इंटरिम, जवाहरलाल नेहरू हमारे
इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है टेम्पररी। क्या मतलब होता है? टेम्पररी। तो उस ऑब्वियसली बात है, आप मुझसे पूछोगे कि इलेक्शंस तो हमारे 1950s में जाके हुए थे और 1947 में जवाहरलाल नेहरू को डिक्लेयर कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर। हाउ इज इट पॉसिबल? बेसिकली क्या हुआ था, ड्यू टू द नेशनल लेगेसी और ड्यू टू द कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इवन इलेक्शन से पहले ही उनको टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को दिया गया। ठीक है, सो दैट के हमारे पास एटलीस्ट वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इलेक्शंस होने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ही थे। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट की, कहां से और एक क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताती जाऊंगी। अब आता है बेटा जी, व्हाट वर द थ्री चैलेंजेस? तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर वर द थ्री चैलेंजेस। फर्स्ट, टू शेप द नेशन। सेकेंड, टू स्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। एंड थर्ड आ गया, टू स्टैब्लिश द वेल प्लान डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑफ द क्लासेस, या तो शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो। तो देयर वर द थ्री चैलेंजेस। एंड आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे जो थ्री चैप्टर्स हैं, अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1, इट डील्स विद द फर्स्ट चैलेंज, दैट इज टू शेप द नेशन। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2, इट डील्स विद द स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, यानी कि सेकंड चैप्टर। अगर मैं बात करूं थर्ड चैप्टर, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, तो मैं बात करूंगी डेवलपमेंट की बात कर रहा है, यानी कि थर्ड चैलेंजेस। तो जो हमारी बुक है ये सीक्वेंस में बनी गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर डील्स विद द क्या है, टू स्टेप द नेशन। सेकंड चैप्टर डील्स विद द सेकंड नेशन, दैट इज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। थर्ड चैप्टर डील्स विद द थर्ड चैलेंजेस, दैट इज टू एस्टैब्लिश द डेवलपमेंट एंड टू मेक द इंडिया डेवलप्ड, right? And to provide privilege and to provide protection to every class of society, including the lower caste and backward classes, right? तो बात करते सबसे पहला चैलेंज। देखो, सबसे पहला है टू शेप द नेशन। अब टू शेप द नेशन का मतलब है बेसिकली, जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए इंडिया को, तो इंडिया पूरा बिखर चुका था, पूरा बिखर चुका था। यानी कि देयर वर द अप्रोक्सीमेटली 535 स्टेट्स थी, जो प्रिंसिपल स्टेट्स थी। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेट्स थी। अब उनको जोड़ना, उनको इंडिया में लेकर आना, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच विल बी स्टार्टिंग अभी लेटर ऑन। उसके बाद था हमारा इंडिया स्टार्टिंग से ही एक डाइवर्सिफाई रहा है। तो मतलब बेसिकली इंडिया हैज अ डिफरेंट क्लास, कास्ट, ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन, रेस, बट इन स्पाइट हैविंग अ डाइवर्सिटी इन इंडिया, आवर इंडिया इज यूनिफाइड एंड इंटीग्रिफाइड। तो वो सब हुआ था, इन इसी चैलेंजेस को हमने इंडिया गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से लिया था। तो पहला चैलेंज हो गया हमारा टू शेप द नेशन। क्यों? प्रिंसिपल स्टेट्स का बहुत बड़ा इशू था, प्लस डाइवर्सिटी काफी ज्यादा थी। तो डाइवर्सिटी होने की वजह से उसको किस तरीके से शेप करके रखना है, तो शायद दोबारा पार्टीशन की कोई मतलब डिमांड ना करे, राइट? देखा होगा आपने, जैसे अभी भी कितने सारे आ जाते रहते सब, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी स्टेट्स को इंडिया से अलग होना था, बट आज तक हुआ कोई नहीं हुआ, बिकॉज हमारी इंडिया इंटीग्रिटी और यूनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। सेकेंड नेशन की बात करें, सेकेंड चैलेंज की बात करें, तो सेकेंड चैलेंज हमारा टू स्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। क्या है बेटा? अगर मैं बात करूं, देखते हैं, द फर्स्ट नेशन टू शेप द नेशन दैट वाज यूनिफाइड। अगर मैं बात करूं सेकेंड चैलेंज की, तो आप देखेंगे बेटा सेकेंड चैलेंज क्या है हमारा। सेकेंड चैलेंज वाज टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी को इतना ज्यादा क्यों गौर किया गया था? डेमोक्रेसी का मतलब होता है वेयर पीपल रूल्स। ठीक है, लोगों की राइट्स, लोगों की ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स, और इनको मतलब लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए, डेमोक्रेसी में होता है, यानी कि वे द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आपने देखा होगा ब्रिटिश के टाइम पे हम लोगों के पास वी डिड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ राइट। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रुएलिटी हम लोगों पे होती थी, बहुत ज्यादा टॉर्चर होता था। तो दैट वाज द ओनली रीजन इंडियन गवर्नमेंट हम हमेशा से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, सो दैट दोबारा से कोई आके कोई लीडर बने और दोबारा से कोई आके हमारे पे गुलामी, हमको गुलाम बनाए, खुद राजा बन के रहे। तो दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मतलब होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करना, प्लस डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ऐसी चीजें देना, सो दैट जिससे कि लोग सिक्योर फील करें। अब हम लोग क्यों सिक्योर फील करते हैं? बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट वी हैव अ फंडामेंटल राइट, एंड इफ एनी ऑफ द पर्सन और इफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट breaches or violate the fundamental right of the citizen, then we have an option to approach the Supreme Court under Article 32, right? नेक्स्ट आ गया बेटा जी हमारा थर्ड चैलेंज की मैं बात करूं तो थर्ड चैलेंज ये रहा आपका
was to ensure the development and well-being of the entire society, not only of some sections. Here, the Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection of socially disadvantaged group of religion. तो क्या है? To ensure the development of well-being and well-being of the entire society, not only of the some section. यानी कि एंटायर सोसाइटी का ध्यान रखना है, ना कि कोई अगर ऊंची जात का उसका ध्यान रखा जाएगा, कोई अमीर है उसका ध्यान रखा जाएगा और इग्नोर होगा बेचारा वो जो नीची जात का है। वैसे कोई भी जात पात, कोई भी कास्ट हमारी सोसाइटी में अब नहीं है। ये पुराने सारे दकियानुसी बातें थी। वी ऑल आर इक्वल एंड एज एन एजुकेटेड पर्सन, सब आप लोग एजुकेटेड पर्सन है। अगर आपके सामने कोई कास्ट को प्रमोट करता है तो प्लीज उनको बोलिए कि शट आप, ऐसी कास्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती, कास्ट क्लास नाम की कोई चीज नहीं होती। वी ऑल आर इक्वल, राइट? तो एवरीबडी इज इक्वल, राइट? बट दे आर सम ऑफ द सेक्शन जिनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दे आर लिटिल बिट बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर रहन सहन में बात करें, ठीक है? तो इसी वजह से उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दी जाती है सो दैट दे कैन कम एंड इंटीग्रेट विद द मेन स्ट्रीम। तो ये हो गए हमारे 3 चैलेंजेस की बात, राइट? ठीक है, तो these were the 3 चैलेंज में रिपीट करेंगे। टू शेप द नेशन, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड टू मेंटेन डेवलपमेंट एंड इंश्योर वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, राइट? विद प्रमोटिंग, ठीक है? क्या करेंगे? एंटायर सोसाइटी का वो करेंगे डेवलपमेंट, किसको साथ में रख के? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को साथ में रख के। तो दीज आर द 3 चैलेंजेस, राइट? अब एक बात इसमें आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऑन 15-14 अगस्त एकदम से आता है कि नाउ ब्रिटिश इंडिया हैज बीन डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स। प्लीज आप याद रखिएगा, अगर आपके पेपर में कभी भी बिफोर 1947 की बात होती है, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात होती है, तो आप इंडिया नहीं लिखिए, ब्रिटिश इंडिया लिखिए, राइट? तो on 14-15 August it was decided that British India will be divided 2 parts, that is India and Pakistan. India for the Hindu and Pakistan for the Muslim majority area as per the book, right? अब होता क्या है, ये क्यों हुआ बेसिकली, what was the main reason behind the partition of British India? तो ये होता है मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी को दिया था। क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी को दिया था। बेटा मैं बार बार बता रही हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना was a propounder of the 2 nation theory which was the reason behind the partition of British India। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑन 14-15 अगस्त नॉट 1 but 2 nation states, India and Pakistan. This was a result of Pakistan, the division of British India into Pakistan and India, right? According to 2 nation theory advanced by the Muslim League, India consisted of not one but 2 people, Hindu and Muslim. मुस्लिम लीग के हेड कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो इट वाज प्रोपाउंडेड बाय द मुस्लिम लीग, जिनके हेड थे आपके बेटा जी मोहम्मद अली जिन्ना। तो अगर क्वेश्चन आते हैं वो प्रोपाउंडेड 2 नेशन थ्योरी, अगर वहां पे किसी पर्सन का स्पेसिफिकली नाम है तो हम मोहम्मद अली जिन्ना को मार्क करेंगे। अगर किसी पर्सन का स्पेसिफिकली नाम नहीं है और किसी पार्टी का नाम है तो आप मुस्लिम लीग मार्क करेंगे, ठीक है बेटा? और अभी हम देखेंगे भी प्रीवियस ईयर में, यानी कि 2023 के कोर्स 2000 अभी जो गया है आपका 2024 में जो क्वेश्चन पेपर गया है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे भी हम कि क्या हमने जो पढ़ाया, जो केपी क्लासेस पढ़ाते हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं, हम आपको देखेंगे बताएंगे भी। प्लस मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगी CUT 2025 के एनरोलमेंट ओपन हो चुके हैं। यू कैन बुक आवर क्लासेस विद द रजिस्ट्रेशन अमाउंट। Most importantly, if you want to have or if you want to look upon the demo classes of all of the videos if all of the subjects, तो आपका जो लिंक है, आपकी जितनी भी डेमो वीडियोस का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लस आर्ट्स कॉमर्स साइंस की हम तीनों स्ट्रीम की प्रिपरेशन कराते हैं। अगर किसी बच्चे को जनरल टेस्ट का अलग से प्रिपरेशन करना है, यानी कि कॉन्ट और लीगल और जीके करंट अफेयर होता है, तो हम आपको जीटी का भी सेक्शन है, यानी कि डोमेन सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं फॉर एवरी स्ट्रीम। साइमल्टेनियसली वी आल्सो प्रोवाइड क्लासेस फॉर द जनरल टेस्ट, राइट? ये हो गया बेटा। अब नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगी प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन एंड वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हुआ क्या था बेसिकली बेटा, आप प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती है पार्टीशन को करने में। तो मेनली देयर वर द मेनी प्रॉब्लम्स आउट ऑफ विच 1 2 3 4 वर द मेन प्रॉब्लम। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की बेटा। तो फर्स्ट है देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। यानी कि
ये इंडिया हो गया। अब मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी थी वो हर इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में हर जगह फैली हुई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ब्रिटिश मुस्लिम कम्युनिटी होती तो इस पार्ट को हटा के ये पाकिस्तान डिक्लेयर कर सकते थे, बट ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि मुस्लिम जो थे हर ब्रिटिश इंडिया के हर कोने कोने में हर जगह फैले थे। तो पूरा देखने के बाद आफ्टर सो मच ऑफ डिस्कशन ये हमको ये डिसीजन पर आई होता है कि एक पार्ट हमें वेस्ट में मिलता है और एक पार्ट हमें ईस्ट में मिलता है। तो हमने ये दोनों पार्ट को बना के ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना दिए थे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज हुआ क्या था बेसिकली बेटा, वहां पे मुस्लिम हर जगह फैले हुए थे और कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया नहीं मिल रहा था जिसको हम ब्रिटिश इंडिया में से निकाल के पाकिस्तान बना सकते। तो फाइनली इट वाज डिसाइडेड, हमने ये देखा कि दो मेजर ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी की पॉपुलेशन है। वो एक मिला हमें ईस्ट की साइड, एक मिला हमें वेस्ट की साइड में। तो हमने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को बना दिया, जिसको आपको पता होगा वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आपको पता होगा ईस्ट पाकिस्तान आज क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है बेटा, आफ्टर 1971 की जो वॉर हुई थी। मैंने आपको बता दिया सेकंड, फर्स्ट चैलेंज। सेकंड, नॉट ऑल द मुस्लिम मेजॉरिटी टू वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। उसके बाद अगर हमने बना भी दिया इन एरियाज को, फिर हमने देखा सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि नॉट ऑल ऑफ द मुस्लिम पीपल वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, यानी कि उनको इंडिया में रहना था। ये प्रॉब्लम आ गई। जैसे एक एग्जांपल आता है हमारा खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, बिकॉज वो कहीं ना कहीं गांधी जी को, जो हमारे महात्मा गांधी है, उनके डिसाइपल रह चुके हैं और उनके नक्शे कदम पे चलने वाले थे। तो खान अब्दुल गफर खान वाज आल्सो वन ऑफ द पर्सन हु वाज टोटली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन, बट यस पार्टीशन हो चुका था। और याद रखेंगे खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। ठीक है, अब आ गई बेटा की हमारी थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड, फिर मैंने आपको बता दी, बट एक बार और देख लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, had a very large area where non-Muslim were in majority. Eventually it was decided that these two provinces would be bifurcated. हुआ क्या था, पंजाब और बंगाल में हमको लगा अब यहाँ पे तो सबसे ज्यादा मुस्लिम है, बट वहां पे हिंदूज भी थे। तो क्या किया हमने, पंजाब और बंगाल को भी बाइफ्रिकेशन कर दी थी, यानी कि आधा पंजाब ने पाकिस्तान को दे दिया, आधा पंजाब हमारा अपने पास है, आधा बंगाल हमने पाकिस्तान को दे दिया, आधा बंगाल हमारे पास है। इस तरीके से बाइफ्रिकेशन हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया ये दो पार्ट्स काट दिए, बट इस पार्ट्स में कुछ ये भी पार्ट था, तो यानी कि ये पार्ट इंडिया, ठीक देखते हैं, हम कलर बदल देते हैं, ये पार्ट इतना रह गया इंडिया के पास और ये वाला पार्ट चला गया पाकिस्तान के पास। ऐसे ही इतना पार्ट रह गया इंडिया के पास और इतना पार्ट चला गया पाकिस्तान के पास। सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अगर ऑल ऑफ दिस, वो है माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम। माइनॉरिटी इतने ज्यादा बढ़ चुके थे क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा था हम खड़े कहाँ पे बेसिकली। मतलब बेसिक अभी मैं यहाँ पे ब्रिटिश, मुझे लग रहा है मेरी टेरिटरी, बट कल को ये हो गया कि भैया तो पाकिस्तान बन गया, तो इंडिया बन गया, अब नाउ वे टू गो। अब यही होता है, जैसे ये इंडिया बन गया, ये पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान में हिंदू लोग फंसे गए हैं, इंडिया में मुस्लिम लोग फंसे गए हैं। तो माइनॉरिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, अपने ही घर में बंदे एज अ रिफ्यूजी रह रहे थे। तो ये हो गया 4 प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटी। अच्छा, इसका क्वेश्चन ये आ सकता था कि ये भी आ सकता है कि व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, प्लस ये भी आ सकता है व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप बोर्ड्स की भी अगर बोर्ड्स के लिए भी देख रहे हैं वीडियो, तो तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने। अब आ जाता है बेटा चैलेंजेस टू द ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन। सबसे पहली बात तो ये पढ़ेंगे कि 1947 जो ऐसा एरिया था, बहुत ज्यादा लार्जेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा अब्रक्टिव, बहुत दुख भरा टाइम था वो। ठीक है, माइनॉरिटीज को हर जगह मारा जा रहा था। देर आप देख सकते हैं, they were killing tragic transfer of population, they were killing atrocities in both, यानी कि हर मुस्लिम लोग हिंदू को मार रहे थे, हिंदू लोग मुस्लिम्स को मार रहे थे। they were killing and maiming of the people on all of the both the sides of the border, right? आप अगर आप देख रहे हो, अगर आपने किसी ने, आई थिंक सनी देओल की एक पिक्चर है, मुझे याद नहीं आ रहा, इसमें दिखाया गया कैसे लोगों की एकदम ट्रेन आती थी और बंदे कट कट के मर के जा रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से भी ये इस टाइम पे हुआ है। उसके बाद अमृतसर कोलकाता बिकेम डिवाइड टू कम्युनल जोन। प्लीज आप याद रखेंगे, अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम द कम्युनल जोन। कम्युनल जोन का मतलब होता है वो जोन्स या वो एरिया जहाँ पे धर्म के नाम पे दंगे फसाद हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं बेटा जी आपके
लोगों को अपने मतलब लोगों को अपने ही घर में रिफ्यूजी बन के रहना पड़ रहा है, प्लस फोर्स किया जा रहा है आप जाओ इधर उधर जाओ। मतलब ठीक है, पुलिस भी बहुत ज्यादा अनहेल्पफुल है लोगों को इतने टाइम तक। मतलब थाउजेंड ऑफ वुमेन, आप देख सकते हैं, थाउजेंड ऑफ वुमेन वर अबडक्टेड on both side of the border. They were made to convert the religion of abductor and were forced into marriage. यानी कि जो अबडक्टर है, चाहे वो कोई मुस्लिम कम्युनिटी का हो, हिंदू कम्युनिटी का हो, लड़की के साथ बहुत ज्यादा रेप हुआ और उसको मतलब बोला गया कि तुम हमारे रिलीजन में कन्वर्ट करो, और जब वो कन्वर्ट करती थी तो उनको छोड़ दिया जाता था और लड़कियों को उनके घर वाले ही मार दिया करते थे इन द नेम ऑफ फैमिली ओनर। या फैमिली ओनर वो किलिंग्स होती है जो फैमिली वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए जब अपनी लड़कियों को मारते करते थे। तो बेसिकली सबसे ज्यादा लड़कियों की ही कंडीशन उस टाइम पे काफी खराब थी। ठीक है, रिफ्यूजी बन के लोग रह रहे थे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ आता है बेटा आपका, वहां पे कुछ कुछ लोगों ने डिवीजन ऑफ होम, डिवीजन ऑफ मतलब पार्टीशन बोला तो है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ कंट्री भी हुआ है, बट वहां पे डिवीजन ऑफ हार्ट्स भी हुआ है। बहुत लोगों ने बोला है कि ये डिवीजन है दिल का। मतलब बहुत सारे लोगों के इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट फ्रॉम विच कम्युनिटी यू आर बिलोंग। ठीक है, तो होता क्या है, मेरी कोई दोस्त है बट हम बिछड़ गए, तो मतलब वो भी बहुत चीज आती है, तो ऑल्सो डिवीजन ऑफ फैट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। गांधी जी ने इसको जब 1947 का जो था टाइम, 15 अगस्त, बेसिकली इसको क्या क्या बोला है, इन्होंने बोला था कि ये जॉयफुल और सौरो का डे है। जॉयफुल बिकॉज इतने साल बाद, ठीक 200 साल बाद हम इंडिया को आजादी मिली है, बट सौरो क्यों है ये, क्योंकि हमारा इंडिया 2 भागों में बट चुका है। तो दिस इज वाई इंडिया, महात्मा गांधी कॉल्ड द डेट ऑफ 15 अगस्त एज अ डे ऑफ जॉयफुल एंड सॉरो, राइट। अब आता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का मतलब था क्या, बेसिकली जब इंडियन गवर्नमेंट, जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स को कुछ ना कोई तो राजा चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए तो जो उनके अंडर में काम कर सके। तो व्हाट हैपन इज, तो अब हुआ क्या था, फॉर एग्जांपल इंडिया है, अब आपको पता होगा इंडिया में तो बहुत सारे राजा थे, तो इतने सारे राजा थे, इन लोगों ने क्या बोला कि ठीक है आप राजा बन के रहो, बट आप क्या करेंगे, आप हमारे अंडर रहोगे। तो जब ब्रिटिशर छोड़ के गए तो दे हैड गिवन द डिसीजन टू द प्रिंसली स्टेट्स कि या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन करो या आप इंडिया ज्वाइन करो, और इफ यू वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री यू कैन आल्सो बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, तो आप दोबारा बात करते हैं, प्रिंसली स्टेट्स कौन थे, प्रिंसली स्टेट राजा ही थे। जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारे यहाँ पे रूल करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनको अपनी जगह से ना हटा के उन्होंने ये बोल दिया था कि ठीक है तुम रूल करते रहो बट तुम हमारे अंडर हो अब। ठीक है, बेसिकली अब होता क्या है, जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए इंडिया, व्हेन ब्रिटिशर लेफ्ट इंडिया, तो इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड गिवन द रीजन टू दीस प्रिंसली स्टेट्स के यू हैव 3 ऑप्शन, या आप इंडिया को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को ज्वाइन करो या आप इंडिपेंडेंट रहो। अब मैं तुम्हें बोलूं तो मेरे अंडर में आ जाओ, मेरे अंडर में तुम्हें काम करना पड़ेगा, या तुम इंडिपेंडेंट रहो, तो तुम क्या वो करोगे, एक्सेप्ट करोगे, ऑब्वियसली बात है इंडिपेंडेंट करोगे। तो ऐसे ही सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिपेंडेंट होने का वो दिया, अब डिसीजन दिया। अब यहाँ पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स पता है कितनी सारी थी, उस टाइम पे बेटा प्रिंसली स्टेट थी कम से कम 555 प्रिंसली स्टेट। अब तुम सोचो अगर पूरे इंडिया का 565 टुकड़े होते तो कितना गलत लगता। तो यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट अब मुद्दा आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स नहीं हो पा रहा था, सबने हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, ट्रावनकोर, सबने धीरे धीरे बोलना शुरू किया था कि अब हम इंडिपेंडेंट है। अब बट फिर हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने एक चक्कर चलाया और सोचा कि अब इनको कैसे लेकर जाया जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर, ये 2 बंदे थे। ठीक है, यानी कि ये 2 पोस्ट थी बट एक ही इंसान था। दोबारा समझ लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल was the first prime deputy prime minister and he was the first home minister as well. तो he was holding 2 posts simultaneously. इनको काम दिया गया to integrate all over the princely states. And सरदार वल्लभ भाई पटेल had adopted a very diplomatic approach. और इस डिप्लोमेटिक अप्रोच मतलब होता क्या है, इन्होंने क्या बोला, ठीक है इनको फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी दे दी प्रिंसली स्टेट्स को। क्या दे दी, फ्लेक्सिबल प्रिंसली स्टेट्स ऑटोनॉमी दे दी, यानी कि तुम्हें जितनी फ्रीडम रखनी है लिख लो। अब मैं तुमको बोलूं तुम्हें जो करना है करो, बट तुम मेरे अंदर रह के काम करो।
मैं तुम्हें कभी ये नहीं बोलूंगी तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये कर, कभी कभी नहीं बोलूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया बाकी प्रिंसेस स्टेट्स के साथ में। इन्होंने बोला तुम्हें जितनी ऑटोनॉमी चाहिए और हम तुम्हें देंगे, बट आपको इंडिया के साथ मर्ज होना पड़ेगा। और एक एग्रीमेंट तैयार किया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज एन एग्रीमेंट, वो जो भी प्रिंसेस स्टेट साइन करती थी वो इंडिया का पार्ट बन जाती थी। तो सारा कहीं उस डिप्लोमेटिक अप्रोच से बहुत सारी प्रिंसेस स्टेट तो मान गई, बट देयर सर्टेन प्रिंसेस स्टेट जो बहुत ज्यादा मतलब परेशानी दिखा रही थी, ठीक है। कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। ये तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई इन्होंने, ठीक है। ये देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि ये एग्रीमेंट है, जो भी प्रिंसेस स्टेट को साइन करेगी वो प्रिंसेस स्टेट क्या करेगी, वो प्रिंसेस स्टेट इंडिया का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। बस 4 स्टेट्स थी जिन्होंने बहुत ज्यादा दिक्कत करी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। चलिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। बेटा हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद थी तो सही, एक मतलब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैदराबाद में थी हिंदू, बट उसका रूलर था मुस्लिम, दैट वाज निजाम। निजाम वाज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन एट दैट टाइम इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब होता क्या था, अब यहाँ पे लोग चाहते थे कि भाई हम लोगों को इंडिया का पार्ट बनाओ, बट क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूअल था ये। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1947 में एक अग्रीमेंट भी साइन होता है हैदराबाद और इंडियन गवर्नमेंट के बीच, वो है स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट वो साइन बिटवीन हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। एंड एवरीवन इज प्रोटेस्टिंग एट दैट टाइम, क्योंकि निजाम का जो रूल था कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा क्रूअल था, और इसी की वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के निजाम ने अपनी मिलिट्री भेजी जिसका नाम था रजाकार्स। Razakas were the paramilitary force which were very cruel, ठीक है। अब क्रूअल इतना ज्यादा हो चुका था ये, अब इंडियन गवर्नमेंट हैड टू इंटरफेयर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स पॉपुलेशन, राइट। क्योंकि हैदराबाद, मैं दोबारा बता देती हूँ, हैदराबाद बहुत ज्यादा क्रूअल हो चुका था उस टाइम पे, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट के रूल के अगेंस्ट में वहां पे लोग बंदे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट को दबाने के चक्कर में क्या किया था, रजाकार्स ने सॉरी हैदराबाद के जो निजाम है उन्होंने रजाकार्स को भेजा, पैरामिलिट्री फोर्स को भेजा, और फिर इसी चक्कर में अब रजाकार इतने ज्यादा क्रूअल हो चुके थे पूछो मत, ठीक है। देवर रेपिंग, देवर मेमिंग द पीपल, देवर किलिंग द पीपल, ठीक है। अब इस चीज को ठीक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हैड टू इंटरफेयर, एंड दिस इज हाउ निजाम सरेंडर्ड बिफोर द इंडियन गवर्नमेंट, एंड इस तरीके से हमारा हैदराबाद भी इंडिया का पार्ट बन जाता है। समझ में आ गया हैदराबाद आपका, ठीक है। याद रखिएगा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन हैदराबाद एंड इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, 1947। नेक्स्ट आता है बेटा मणिपुर। मणिपुर इतना ज्यादा दिक्कत वाला नहीं था। मणिपुर में भी जो उसके महाराजा थे, बोधा चंद्र सिंह नाम था उनका, उन्होंने भी अच्छे से कर लिया था, इनमें इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई थी। बेसिकली हुआ क्या था, वहां पे प्लेबिसाइट हुआ था। प्लेबिसाइट का मतलब हो रहा है काइंड ऑफ वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे बोला कि कौन कौन चाहता है मणिपुर का वो बनने के लिए, कौन कौन चाहता है मणिपुर इंडिया के साथ मर्ज हो जाए, तो एवरीबडी वाज सपोर्टिंग इंडिया। तो दिस इज ये होता है प्लेबिसाइट। तो प्लेबिसाइट के थ्रू मणिपुर भी इंडिया में हो चुका था। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये मणिपुर वाज द फर्स्ट स्टेट जहां पे इलेक्शंस हुए थे बेटा पहली बार ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इन 1948, ठीक है। यानी कि मणिपुर वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने हेल्ड किए इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। और मणिपुर कैसे इंटीग्रेट होता है इंडिया में, मणिपुर होता है प्लेबिसाइट के थ्रू इंडिया में इंटीग्रेट, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब आता है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। अब बेटा यहाँ पे आता है अब रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स का। होता क्या था बेसिकली यहाँ पे बेसिकली मतलब अब स्टेट्स बन चुकी थी, ऑलरेडी स्टेट्स बना दी थी, बट स्टेट्स में अब कोई, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं विशाल आंध्र मूवमेंट की। सब लोगों ने वहां पे उस टाइम से पहले सब लोग चाहते थे कि स्टेट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट इंडियन गवर्नमेंट इनकी बातों को इग्नोर कर रही थी उस टाइम पे। बट एक मूवमेंट आता है विशाल आंध्र मूवमेंट विच वॉज टू सेपरेट आंध्र प्रदेश, ठीक है, विच वॉज टू सेपरेट आंध्र प्रदेश। देखिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ध्यान से देखेंगे, क्या नाम है, द विशाल आंध्र मूवमेंट एज द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्र डिमांडेड बाय द तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस व्हिच दे वर पार्ट। यानी कि तमिलनाडु में बेटा दो लोग रहते थे, एक तेलुगु और एक रहता तमिल,
तेलुगु लोगों को ये लग रहा था कि उनको बहुत ज्यादा इंफीरियर महसूस किया जा रहा है, तो इसी वजह से उन्होंने एक सेपरेट आंध्र प्रदेश की डिमांड करी और उस मूवमेंट का नाम बना विशाल आंध्र मूवमेंट, टू सेपरेट, टू मेक अ पर्टिकुलर स्टेट फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल एज अ आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था, तो वहां पे एक आते हैं एक लीडर श्री राम मुल्लू। कौन आते हैं बेटा? श्री राम मुल्लू। तो श्री राम मुल्लू कौन थे बेटा? एक तो वेटेरियन गांधीयन थे जिन्होंने क्या किया था, 56 डेज तक फास्ट पे गए, विच लेड टू हिज डेथ। एंड जब इनकी डेथ हो गई थी, वहीं से ही फॉर्मेशन होता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का मतलब है लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना। विशाल आंध्र मूवमेंट सबसे पहला मूवमेंट था जो चाहता था कि एक स्टेट बनाई जाए ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, अब स्टार्टिंग में इस प्रॉब्लम को, इस बात को अनसुना किया जा रहा था, बट जैसे ही श्री राम मल्लू आते हैं वो 56 डेज के लिए फास्ट पे जाते हैं और जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एंड वहीं पर बनता है एक सेपरेट फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश 1952। राइट, तो आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया हो। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब आया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आता है 1953 में। ठीक है, देख सकते हैं आप, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आता है 1953 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनती है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के में मतलब बेसिकली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो पोस्ट थी वो कमीशन आ गया था 1953 में, एंड द एक्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हैज बीन पास्ड इन 1956 में। ठीक है, कमीशन आ गया था 1953 में, एक्ट आ गया था 1956 में। एंड मैं इसी तरीके से हमारा चैप्टर होता है खत्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू पीपल, केपी क्लासेस ऑफर्स क्लासेस फॉर एवरी स्ट्रीम, यानी कि ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, हम तीनों ही स्ट्रीम की आपको क्लासेस देते हैं। मोर ओवर होता क्या है बेटा, अगर आप लोगों को, काफी बच्चे सिर्फ जीटी पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको सेपरेट जनरल टेस्ट की भी क्लास चाहिए तो वी ऑल्सो ऑफर दैट। ठीक है, हम सारे डोमेन से क्लास देते हैं, हमारा जीटी का भी चलता है क्लास। और अगर आपको जल्दी से रजिस्टर्ड अमाउंट, जल्दी से 12 केपी क्लासेस के में CUT 2025 के लिए एनरोलमेंट कराना है तो आपको वीडियो के नीचे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लस आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के हमारे यहाँ पे डेमोज लिंक भी मिल जाएंगे, वो भी आपके यूट्यूब के जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट का डेमो लिंक मिल जाएगा। और हमारा कोर्स का लिंक भी वही है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। एंड मैं दोबारा बताना चाहूंगी, इफ एनी सॉर्ट ऑफ डाउट डू लेट मी नो, बट बिफोर दैट मुझे आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है, दैट इज मैंने आपको बोला था ना कि हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस, ये रहे बेटे हमारे क्वेश्चंस कि अभी इसी साल के पेपर में क्या जो हमने केपी क्लास में पढ़ा है वहां से आए थे क्वेश्चन। यस, वहां से आए थे क्वेश्चन। आते हैं, चलते हैं। Who among the following entered into the standstill agreement with India in November 1947? Maharaja of Manipur, Nizam of Hyderabad, Nizam of Junagadh, and Maharaja of Kashmir. Yes, the answer is Nizam of Hyderabad. ठीक है बेटा जी, निजाम ऑफ हैदराबाद। Which of the following princely states were reluctant to sign the instrument of accession with India? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। देख रहे हो जो हमने पढ़ाया अभी अभी आ गया। The two nation theory was advanced by which of the following party? Two nation theory किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग में किसने दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। Who was known as फ्रंटियर गांधी? महात्मा गांधी, सरदार पटेल या खान अब्दुल गफार खान? खान अब्दुल गफार खान। द राइट आंसर इज खान अब्दुल गफार खान। तो देख सकते हैं जो हमारा केपी क्लासेस की फैकल्टी पढ़ाती है वो आपके पेपर में आता है। तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट विद आवर क्लासेस। एवरी फैकल्टी इज एक्सपर्ट एंड एवरी पर्टिकुलर फैकल्टी हैज एटलीस्ट 8+ एक्सपीरियंस। तो जाइए जल्दी जल्दी एनरोल करिए। और मैं दोबारा बताना चाहूंगी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में तीनों स्ट्रीम के लिए हमारे यहाँ पे क्लासेस ऑफर की जाती हैं। ठीक है, या बोर्ड्स ले लो या CUT की प्रिपरेशन ले लो, प्लस GT की भी अलग से हमारे पास तैयारी की जाती है। तो प्लीज जल्दी जाइए और अपना 2025 के एनरोलमेंट सीट बुक करिए। थैंक यू सो मच गाइस। एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में करके पूछिए। और अगर आपको कुछ और भी जानना है वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर आपको जितने भी वीडियोस के लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। KP Classes, dedicated to excellence.